It's Tiriano, building bonds, building future. A very good morning to all. I Jyoti Singh welcomes you to the platform of Teriano. आज हम लोग अपनी वीडियो में क्लास 10th का NCERT क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर. देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो में ये ज़रूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उस चैप्टर को कंटिन्यू करे. तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता हो और उनके लिए वर्थलेस हो कि मैम ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं, उसका मीनिंग क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आएँ या थ्योरम समझाएं. बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. इसीलिए मैं सबसे पहले आपको टॉपिक का जो मेन आपके चैप्टर का नेम है उसका मतलब समझाना चाहती हूँ, उसके टाइप समझाना चाहती हूँ. तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है. तो रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग रूट से डिनोट करते हैं या फिर पाई से डिनोट करते हैं. रूट में अंदर आने वाले हर एक वर्ड, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो जो भी उसका डिजिट है, वो सब जो भी रूट में आ रहा है वो इरेशनल नंबर के अंदर आता है. अब रही बात हमारे रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को सेग्रीगेट करने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, दैट इज फ्रैक्शन और इंटीजर. फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में रहता है, हमेशा वो अपॉन के फॉर्म में रहता है, डिवाइड के फॉर्म में रहता है, जैसे कि 2/3, 6/9. अब इस फ्रैक्शन में भी आप लोगों को पता है तीन तरीके के फ्रैक्शन होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, इधर समझाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. इनको समझने का तरीका बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ. जो आपका न्यूमरेटर मतलब जब भी आपका p/q लिखा जाता है तो जो ऊपर की वैल्यू यानी कि p होती है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे की वैल्यू q जो भी होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो जो हमारी ऊपर की वैल्यू होती है अगर वो छोटी होती है एज कंपैरेटिव टू डिनोमिनेटर तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. और अगर हमारी 3 अल्फाबेट, सबसे सिंपल ये है, अगर हमारे 3 डिजिट्स में वैल्यू रहती है तो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. तो फ्रैक्शन की मैंने आपको कैटेगरी, उसके जो बाइफर्केशंस थे, उसके जो टाइप्स थे, वो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन किस किस तरीके के होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. अब हम लोग आते हैं इंटीजर पे. इंटीजर दो तरीके के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. तो जो हमारा नेगेटिव इंटीजर है वो हमेशा किस में रहेगा? नेगेटिव वैल्यू में रहेगा. -2, -3, -8, -6, -4 और इन्फिनिटी तक. आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो माइनस की वैल्यू होती है जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही छोटी होती जाती है. मतलब कि -8 -2 के कंपैरेटिव छोटा होता है. जैसे अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वैल्यूज में जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाती है उनकी वर्थ भी बढ़ती जाती है, वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जो डिजिट्स अपनी बढ़ती जाती है. जैसे 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, लेकिन इसमें हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है. ये जो -2 वैल्यू है वो -8 से बड़ी मानी जाती है नेगेटिव वैल्यू में. अब ये जो है हमारी जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0, मतलब जो भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं. बहुत सिंपल सी बात है, जिन भी डिजिट्स के आगे आपके माइनस लगा होता है उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जिनके भी आगे
कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगा रहता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। अब इनमें भी समझने की दो वैल्यूज हैं, जैसे कि दो तरीके के नंबर इनसे बन सकते हैं। कौन कौन से? होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? जब भी डिजिट 0 से स्टार्ट हो रही हो तो वो हमारे होल नंबर की कैटेगरी में आ रही है, मीन्स दिस वन वैल्यूज। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो हमारे होल नंबर है। अगर मैं इसमें से 0 हटा देती हूँ, वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो वो आपके नेचुरल नंबर है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो थ्योरम्स दी गई हैं, जिन थ्योरम के बेसिस पे हमको HCF और LCM निकालना सीखना है, हम लोग वो अब डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ये जो दो थ्योरम्स देख रहे हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में जो कि रियल नंबर है उसमें दे रखी है। अब इनको समझने का तरीका और इनके एग्जाम्पल्स वो सब हम अभी डिस्कस करते हैं। मैंने ये बहुत ही सिंपल, आप अगर अपनी बुक में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो वो एक थ्योरी फॉर्म में दे रखा है आपको 2 से 3 पेज का, बट मैंने आपको ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टर्म्स दिए हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट थ्योरम में हमको क्या करना है और सेकेंड थ्योरम में हमको क्या करना है। जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है उसमें साफ साफ लिखा है डिविजिबिलिटी बाय इंटीजर्स टू कंप्यूट HCF। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर और 0। नेगेटिव इंटीजर, जो भी वैल्यूज हमारी नेगेटिव में होती हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, और 0 से लेके सारे नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। अब ये हमने देखा है कि जो डिविजिबिलिटी होती है वो इंटीजर्स के बीच में होती है, क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए। किसमें? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। ओके, अब इसमें ये जो है सेकेंड पॉइंट हमारा, एनी पॉजिटिव इंटीजर A, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका नाम हमने दिया है A, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर। याद रखिएगा, जो भी इंटीजर हैं जिनका डिवाइड हो रहा है वो दोनों पॉजिटिव हैं, A और B हमने उसका नाम दिया है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर R, मतलब अगर कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है दो, A और B हमने मान लिया है, वो अगर रिमाइंडर R को छोड़ रहे हैं तो ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें हम लोगों को HCF निकालना है। मींस इसका जो फॉर्मूला माना जाएगा A, एनी पॉजिटिव इंटीजर A डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज B, और इसमें ये जो Q है वो हमारा क्वोशिएंट का रोल प्ले कर रहा है, एंड R इज योर रिमाइंडर। इधर जो आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशन के बेसिस पे, दो पैरामीटर के बेसिस पे ये जो आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आपका ये जो Q है वो हमेशा 0 से, या तो 0 के बराबर होगा, 0 ही होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये जो हमारा R है दैट इज रिमाइंडर, वो हमेशा छोटा या फिर बराबर रहेगा B के। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू के या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी, कभी उससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वैल्यू दे रखी है A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमेशा 3 से बराबर या 3 के छोटी रहेगी। मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कभी 4 नहीं होगी क्योंकि ये भी 4 नहीं है। जो ये रहेगी उससे ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो या तो बराबर रहेगी या छोटी रहेगी। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, हम उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे आपसे। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सी थ्योरम है, सिर्फ इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टिपिकलिटी नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही चीज है कि आपके जो दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे
उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ यही है, इसमें डिविजिबिलिटी होती है दो पॉजिटिव इंटीजर में, जिसमें हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। पर हमारी ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, जिनमें हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हम दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन भी जो इस थ्योरम में होता है वो किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं होता है, कोई इक्वेशन के थ्रू नहीं होता, सिंपल जो आप लोग आज तक LCM निकाला जाता है, आप लोग जो निकालते हैं बस वही निकालना है आपको। जब हम इसके आगे जब एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी उसको समझने के लिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन की जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके थोड़े बहुत जो भी डाउट्स हैं, थोड़ा बहुत जो आपको टफ लग रहा है वो उसमें नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें कि आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू HCF निकालना है ना। किसका निकालना है, 4052 का और 12576 का। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो है हमारी 12576, whereas दिस इज द स्मॉलर वन। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो बड़ा वाला डिजिट है उसको हमने क्या मान लिया है, डिविडेंड मान लिया है, और ये हमारा डिवाइजर हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटे में ये चीज समझी होगी, एक फॉर्मूला था हमारा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर स्टडी किया होगा अपनी लास्ट क्लासेस में, लास्ट कोर्स में। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला था किसका, यूक्लिड एल्गोरिथम का, उसमें हमारा फॉर्मूला था A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो A है वो हमारा क्या शो कर रहा है, डिविडेंड को शो कर रहा है, B हमारा डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है और R हमारा रिमाइंडर है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कोई नई नहीं है, आप लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो आपके लिए कैजुअल सी बात है, टिपिकल नहीं होगी। तो इसमें आप देखिए कि हमने क्या किया, इसको अपना डिविडेंड माना है, ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये 420। अब ये आया कैसे, मान लीजिए अगर हम आपको बाकी का और कुछ ना दिखाते और सिर्फ ये बोलते आपको कि ये इस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है और जो बचा होगा उसको प्लस करना है, तो दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 3 से ही क्यों करना है, 5 से क्यों नहीं करना, 2 से क्यों नहीं करना, 6 से क्यों नहीं करना, हो तो किसी से भी सकता है, 3 तो कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा चलिए इसमें 3 से हो सकता है 3 से ही करना हो, तो इसमें 9 से क्यों किया, ये डिजिट्स कैसे बदल रही हैं। तो ये एक सिंपल HCF है जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और ये हम लोग बहुत छोटे से 6th 7th से हमने स्टार्ट कर दिया था निकालना। अब आप देखिए ये जो नंबर है, जो हमारा डिवाइजर है, इसको हमने देखा है कि हम डिविडेंड को मैक्सिमम कितने नंबर तक जाके काट सकते हैं, कितना मैक्सिमम इसको काट सकते हैं, जितना कि हमारा जो ये रिमाइंडर निकले वो इसके कंपैरेटिव छोटा निकले। रिमाइंडर हमेशा जो B वैल्यू होती है उससे छोटा होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिमाइंडर है वो B वैल्यू से छोटा होगा, इस इक्वेशन में भी और इधर तो आप देख ही रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो ये कैसे भी इसको विदाउट डेसिमल के सॉल्व नहीं कर सकते। तो HCF में कोई डेसिमल तो हम लोग यूज करते नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो हम लोगों ने सॉल्यूशन करने के बाद रिमाइंडर निकाला, फिर ये जो डिवाइजर होगा वो यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा, फिर इसका रिमाइंडर निकलेगा तो ये डिवाइजर जो होगा वो आपका यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे करते करते जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको सॉल्व करते जाना है। बहुत ही इजी सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कट ही नहीं रहा है, वो प्राइम नंबर हो गया, तो उसको आप कैसे काटेंगे, तो उसको उससे काट देंगे, सिंपल सी बात है, उसको उसके नंबर से काट देंगे, 1 से काट देंगे या फिर उसके खुद के नंबर से काट देंगे। इधर देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा जो डिविडेंड है वो यहाँ पे लिखा है, डिवाइजर को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, क्वोशिएंट से, और रिमाइंडर को ऐड कर दिया है। हम देख रहे हैं सिंस द रिमाइंडर
420 डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो 420 है, 420 हमारा रिमाइंडर था, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसमें जो डिवीजन लेमा, जो हमारा यूक्लिड मेथड है, उसको अप्लाई करते जाएंगे। अब हमारा ये जो है वो बन गया डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर बन गया है। उसी तरीके से हमने क्या किया है, 420, ये जो हमारा 420 है इसको हमने डिवाइजर बनाया, यहाँ पे हमने डिविडेंड लिखा, इसको मैक्सिमम काटने की कोशिश की तो ये 9 से कट रहा है। जरूरी नहीं है 10 तक ही काटना है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप उसको सिर्फ 10 के टेबल तक पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम जितना तक कर सकता है उतना काटना है, चाहे वो आपको इसका मल्टीप्लाई 56 से करना पड़े, 92 से करना पड़े, 107 से करना पड़े, कितने से भी करना पड़े, पर इस वैल्यू के पास में ही जाके, जब तक इस वैल्यू से बड़ा नहीं निकलता तब तक हम उसको मल्टीप्लाई कर करके आगे तक काटने की कोशिश करते ही रहेंगे, जिससे हमारा रिमाइंडर छोटा निकले। क्योंकि अगर रिमाइंडर बड़ा निकला तो फिर वो डिवाइजर कटेगा ही नहीं, आगे आपका डिवाइड आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर, मतलब हमारा जो डिवाइजर, न्यू मतलब कुछ अलग से नहीं, जो यहाँ पे हमारा ये निकला हुआ था 420, वो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, उसको डिविडेंड मान लिया, ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर था। तो जो हमारा न्यू डिवाइजर है वो 420 आ गया, एंड द न्यू रिमाइंडर इज 272। फिर इनको हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो 1 निकला प्लस 148। तो इसी तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड थोड़ा इनसफिशिएंट स्पेस दे रहा था, इसीलिए मैंने ये लाइन बार बार नहीं लिखी है, बट मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि इसको आप बार बार नोट करें और उसकी वैल्यूज चेंज करते जाएं। न्यू डिवाइजर की न्यू चेंज करें और न्यू रिमाइंडर की आप बार बार यहाँ पे डालें। ये जो वैल्यूज आएंगी वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको इसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। तो आई होप आपको यूक्लिड मेथड समझ आया हो। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो थ्योरम थी फंडामेंटल, वो हम लोग इसका नेक्स्ट थ्योरम, उसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो अपनी लास्ट ईयर्स में से 6th क्लास का क्वेश्चन में भी ये हो सकता है, ऑलमोस्ट 5th या 6th क्लास का, उससे ज्यादा बड़ी क्लास का तो ये हो नहीं सकता। अब देखिए, इसमें सिंपल आपको HCF और LCM पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें आप देखेंगे कि 6 का और 20 का हमने क्या किया है, LCM निकाला है। उसके बाद जो भी उसके फैक्टर्स थे, जो भी उसके मल्टीपल्स थे, उनको यहाँ पे नोट किया है। जो हमारी डिजिट कॉमन आ रही है, अगर यहाँ पे 1 कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है, उनका पेयर बनाया है, यहाँ पे नोट किया, वो हमारा सिंपल HCF हो गया। और जो हमारा LCM है उसमें हम क्या करते हैं, जो पेयर बन जाता है उसकी सिंगल वैल्यू नोट करते हैं, और बाकी के जो हमारे नंबर्स हैं उनको 1 टाइम सिंगल टाइम नोट करते हैं। जैसे ये हमारा पेयर बन गया था, इसको हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू सिंगल डिजिट में नोट कर दिया 2। अब ये इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको सिंगल नोट किया, ये इसका भी कोई नहीं है तो इसको नोट किया, इसका कोई नहीं है तो इसको भी नोट किया, और इन सब का मल्टीप्लाई करके हमको पता चला कि जो हमारा LCM है वो 60 निकला है और HCF हमारा 2 निकला है। सिंपल, बस यही हमको देखना था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और इसके आगे की एक्सरसाइज, जो बाकी के इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो हमने एग्जांपल्स करवाए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो उसको प्लीज़ क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कौन कमेंट करे, कौन मैसेज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने लोग देखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर अपने डाउट्स क्लियर करें, और हम लोग को बहुत खुशी होगी अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे, हम आप तक कुछ अपनी नॉलेज पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।